अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज हमने डिस्कस करना है अपनी वीडियो में अबाउट द ट्रांसलेशन स्ट्रेटजीज इन द वायरसेस। ठीक है, तो कुछ बातें हमें इससे पहले पता होनी चाहिए कि जो वायरस का जो जीनोम होता है ना, वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोक्रियोट्स एंड द यूक्रियोट्स। इसकी वजह यह है कि जब हम मतलब वायरसेस का साइज़ वगैरह देखते हैं तो वो किलो बेसिस में आता है, जबकि हम प्रोक्रियोट्स और यूक्रियोट्स का साइज़ देखते हैं तो वो मेगा बेस में या फिर गीगा बेसिस में हम जो है वो मैयर अप करते हैं। ठीक है, तो अब वायरसेस का जो है वो जीनोम बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है और इनके दोनों एक्सट्रीम्स पे यानी दोनों एंड्स पे हमारे पास UTR, जिसे हम अनट्रांसलेटेड रीजन कहते हैं, वो प्रेजेंट होता है। और इन दोनों UTR के दरमियान एक ओपन रीडिंग फ्रेम होता है और यही रीडिंग फ्रेम जो है वो ट्रांसलेट होकर हमें प्रोटीन देता है। ठीक है, लेकिन ये जो UTR है इसका ये मतलब नहीं है ये बिल्कुल ही फालतू है, इनका कोई यूज़ नहीं है। ये जो UTR रीजन्स हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द रेप्लिकेशन ऑफ द वायरल जीनोम। ठीक है, अब हमारे पास एक बात आ जाती है अबाउट द इनिशिएशन ऑफ द ट्रांसलेशन। तो ये हमारे पास दो तरह की हो सकती है। एक हो सकती है 5 डिपेंडेंट इनिशिएशन, यानी कि जो है वो ट्रांसलेट होने के लिए वायरल जीनोम को 5 कैप की ज़रूरत होगी या फिर 5 प्राइम एंड की ज़रूरत होगी, जहाँ पे जो है वो सारी इनिशिएशन मशीनरी या फिर कॉम्प्लेक्स आके जुड़ेगा और फिर वो इस तरफ जो है वो स्कैन करेगा या ट्रांसलेशन करेगा। और दूसरी जो है वो हमारे पास इंटरनल इनिशिएशन हो सकती है, जिसमें कि हमें 5 प्राइम एंड की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो अंदर ही किसी भी जो है वो इनिशिएशन साइट जो कि आमतौर पर AUG होती है वहीं से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और फिर आगे स्कैन करती है तो हमारे पास जो है वो पॉलीप्रोटीन बनती है और जो हमारे पास इस तरह ट्रांसलेशन होती है और एंड पे जो स्टॉप कोडॉन होता है वहाँ पे जाके वो सारा प्रोसेस या ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाती है। ठीक है जी, तो अब हमें पता लग गया कि वायरस का जो जीनोम होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। हमें ये भी बात पता है कि वायरस जब किसी भी होस्ट के अंदर जो है वो एक्ट करता है या होस्ट के अंदर एंटर होता है तो होस्ट के अंदर इम्यून सिस्टम जो है जो भी होस्ट का होता है वो एक्टिव हो जाता है। तो अब कैसे वो वायरस जो है वो उस होस्ट के हार्श एनवायरनमेंट में सर्वाइव करेगा, या फिर कैसे वो अपने स्मॉल जीनोम से डिफरेंट प्रोटीन बना सकता है या फिर बड़ी बड़ी प्रोटीन्स बना सकता है, बिग पोली प्रोटीन्स बना सकता है और छोटी छोटी डिफरेंट प्रोटीन्स बना सकते हैं। तो वो अपने छोटे से जीनोम से किस किस तरह ये काम करता है, कौन कौन से मैकेनिज़्म जो है वो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, तो वही हमने जो है वो आज की वीडियो में डिस्कस करनी है। तो जो पहली जो मैकेनिज़्म है या पहली स्ट्रेटजी है इन द वायरसेस वो है राइबोसोमल शंटिंग। ठीक है, तो हम बहुत ही जो है वो जनरल सा व्यू लेंगे सब मैकेनिज़म्स का। तो राइबोसोमल शंटिंग में ये होता है कि ये हमारे पास जो है वो वायरल जीनोम है। ठीक है, ये उसकी ORF1 यानी ओपन रीडिंग फ्रेम 1 है AUG और ये ओपन रीडिंग फ्रेम 7 है और इन दोनों के दरमियान एक RNA का लूप बना हुआ है। हमें पता है ना वायरसेस में जो जीनोम होते हैं वो आमतौर पे RNA होता है, तो ये इन दोनों के दरमियान RNA का लूप बना हुआ है। ठीक है जी, अब क्या होगा कैप इनिशिएशन, यानी सबसे पहले जो है वो हमारे पास स्मॉल राइबोसोमल यूनिट आकर लगेगा शुरू में। ठीक है, 5 प्राइम एंड पे, फिर जो है वो बड़ा वाला सब यूनिट राइबोसोम का आकर जुड़ेगा और वो जो है वो स्कैनिंग स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से वो ओपन रीडिंग फ्रेम 1 को जो है वो ट्रांसलेट कर देगा। ठीक है, यहाँ मैंने एक वर्ड लिखा ट्रांसडक्शन। तो जब राइबोसोम मैसेंजर आने पर मूव करते हैं ना फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, तो इसे हम ट्रांसडक्शन कहते हैं, मूवमेंट ऑफ राइबोसोम। ठीक है, अब उसने ट्रांसडक्शन के थ्रू ओपन रीडिंग फ्रेम 1 की ट्रांसलेशन कर दी। तो कभी कभार हमारे पास ये होगा कि वायरसेस में जो स्मॉल सब यूनिट है वो स्लिप होके ना वो दूसरे रीडिंग फ्रेम या फिर ORF7 पे स्लिप होके चला जाएगा। ठीक है, उसकी तरफ, और जो इसके बाद जो है वो बिग सब यूनिट वो भी इसी की तरफ आ जाएगा और इस तरह हमारी जो है वो दूसरी तरफ लूप के दूसरी तरफ ट्रांसडक्शन होगी और ORF7 जो है वो ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा कि किस तरह ये जीनोम तो स्मॉल था लेकिन इसमें जो दो रीडिंग फ्रेम थे और राइबोसोमल शंटिंग हुई कि उसने पहले को जो था वो ट्रांसलेट करके ओपन रीडिंग फ्रेम 1 की प्रोटीन बना के वो जंप करके या स्लिप करके दूसरे रीडिंग फ्रेम पे चला गया और उसने वहाँ पर भी 60S राइबोसोम की असेंबली करवा के ओपन रीडिंग फ्रेम 7 की भी जो थी वो ट्रांसलेशन की, उसकी भी प्रोटीन बनाई। तो जो पहली हमारी स्ट्रेटेजी या फिर हमारी जो पहला मैकेनिज़्म था अबाउट हाउ द वायरसेस यूटिलाइज देयर स्मॉल जीनोम फॉर मेकिंग प्रोटीन, वो था राइबोसोमल शंटिंग। उसको हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब जो हमारे पास अगली स्ट्रेटजी है, ठीक है, वो है इंटरनल इनिशिएशन। यहाँ पर हमने एक वर्ड हर जीनोम के शुरू में यूज़ किया IRES। ये वही है इंटरनल राइबोसोम एंट्री साइट। ठीक है, कि कहाँ राइबोसोम आके जुड़ेगा और कहाँ से जो है वो ट्रांसलेशन स्टार्ट होगी। ठीक है,
तो अब इंटरनल इनिशिएशन में हम 3 तरह की बातें डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक हमारे पास ये है कि हो सकता है कि इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो है, जिसको मैंने आईसी से जो है वो शो किया है, वो हमारे पास इंटरनल इनिशिएशन साइट या फिर इंटरनल राइबोसोम एंट्री साइट पर आके जुड़े और फिर वो पूरे जीनोम को स्कैन करे, वो ढूंढे कि जी कहाँ है, कहाँ AUG और फिर वो AUG को ढूंढ ले और फिर वहाँ से जो है वो ट्रांसलेशन स्टार्ट करें, ठीक है। तो पहली पॉसिबिलिटी ये है कि जो है हमारा इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स वो स्टार्ट में आके लगे और फिर स्कैनिंग करके AUG को ढूंढे और फिर वहाँ से ट्रांसलेशन को स्टार्ट करें। ये वाला मैकेनिज्म हमारा एंटीरो वायरस में और हेपेटो वायरस में कॉमन है, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है वो डायरेक्टली AUG पर आके जुड़े, ठीक है, डायरेक्टली AUG के साथ ही आके अटैच हो और उसके बाद जो है वो ट्रांसलेशन डायरेक्टली स्टार्ट कर दे। तो ये वाला जो प्रोसेस है ये मैंने लिखा हुआ है इनिशिएशन ऑन IRS डायरेक्टली ऑन AUG। ये वाला प्रोसेस जो है वो फ्लेवोविरिडा और पेस्टिविरिडा में कॉमन है, ठीक है। और जो तीसरी पॉसिबिलिटी है कि वो AUG से नहीं बल्कि किसी और जो है वो सीक्वेंस से अपनी ट्रांसलेशन करना स्टार्ट करे, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन डिकिस्ट्रोविरिडा एंड क्रीपावायरस ये वाला प्रोसेस कॉमन है कि जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है वो अपनी ट्रांसलेशन AUG से नहीं बल्कि वो किसी और सीक्वेंस से, यहाँ जिस तरह इस केस में इन दोनों वायरसेस के केस में वो GCU से स्टार्ट करे, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास इंटरनल इनिशिएशन में एक पॉसिबिलिटी नॉन AUG इनिशिएशन के भी होती है, जिसमें क्रीपा वायरस और डिकिस्ट्रो वायरस के केस में वो AUG की बजाय अपनी इनिशिएशन, ठीक है, GCU से ट्रांसलेशन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो थी वो दूसरी स्ट्रेटजी थी। अब हम तीसरी ट्रांसलेशन स्ट्रेटजी देख लेते हैं, तो वो है मिथियोनिन इंडिपेंडेंट इनिशिएशन, ठीक है। उसमें क्या होता है, हमें पता है कि जब मैसेंजर RNA पे पहले स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट आके जुड़ा, फिर बिग राइबोसोमल सब यूनिट आकर जुड़ा, तो उसके बाद जो सबसे पहले P साइट पर जो आके जुड़ना होता है ना ट्रांसफर RNA जिसने प्रोटीन्स बनानी है, वो सबसे पहले मिथियोनिन वाला होता है इन एवरी केस। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिसमें कि हमारी ट्रांसलेशन इनिशिएशन जो है वो मिथियोनिन इंडिपेंडेंट होती है। उसमें क्या होता है कि बेसिकली RNA मिमिक्स द ट्रांसफ़र RNA, ठीक है। यानी आप देख रहे हैं कि जो मैसेंजर RNA था ये खुद ही फोल्ड हुआ और ये फोल्ड होकर P साइड पर जुड़ गया। जहाँ मिथियोनिन ने आना था वहाँ RNA खुद ही फोल्ड होकर जुड़ गया और राइबोसोम को लगा कि जी ये तो वही है जो है इनिशिएशन ट्रांसफ़र RNA है जहाँ से हमने प्रोटीन बनाना शुरू करनी है। तो इस तरह से RNA खुद ही फोल्ड होकर जो है वो P साइड पर जुड़ गया और राइबोसोम ने जो है उसे ट्रांसफ़र RNA कंसीडर करके वहाँ से जो थी ट्रांसलेशन इनिशिएट कर ली। तो इस केस में हमें मिथियोनिन की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए हमने इसका नाम रखा मिथियोनिन इंडिपेंडेंट इनिशिएशन, ठीक है। तो अगली जो स्ट्रेटेजी हमारे पास यूज़ होती है वो है पॉलीप्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। अब हमने एक बात यहाँ पर याद रखनी है कि वायरस जितने भी वायरसेस हैं उनकी जीनोम है या उनकी जो प्रोटीन्स वो बनाती हैं, ठीक है, वो एक ही मैसेंजर RNA को यूज़ करती हैं, ठीक है। जब वायरसेस का जीनोम है वो जो प्रोटीन बनाता है तो वो उसके लिए एक ही मैसेंजर RNA को यूज़ करता है, ठीक है। और उस एक मैसेंजर RNA से वो एक पॉलीप्रोटीन बना लेता है जो भी उसने बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वायरस का मैसेंजर RNA था, उसने ट्रांसलेशन की और एक बड़ी पॉलीप्रोटीन बनाई, ठीक है। अब ये बहुत बड़ी पॉलीप्रोटीन है, ये यूटिलाइजेशन के लिए हमें इसमें वायरस को मुश्किल होती है कि वो किस तरह से इसको यूटिलाइज़ करे। तो अब वो क्या करती है, यहाँ पे एक ऑटो प्रोटियोलाइसिस का प्रोसेस होता है कि इसी प्रोटीन के अंदर ही हमारे पास एक साइट है प्रोटीएज साइट, ठीक है। प्रोटीएज मतलब प्रोटीन को कट करने की एबिलिटी है इस एंजाइम के अंदर। तो ये जो प्रोटीएज साइट है ये मुख्तलिफ कटिंग साइट्स को, ठीक है, ये जो प्रोटीएज साइट है ये प्रोटीन के अंदर ही है और ये प्रोटीएज जो है वो प्रोटीन के अंदर ही डिफरेंट कटिंग साइट्स को रिकग्नाइज़ करता है। याद देख रहे हैं इस केस में 1 2 3 4 इसने 4 कटिंग साइट्स को रिकग्नाइज़ किया और फिर इस प्रोटीएज ने वहाँ से जो है वो कट लगा दिया, वहाँ से क्लीवेज जो है वो प्रोटीन को क्लीव कर दिया, ठीक है। और इस तरह एक पॉलीप्रोटीन से प्रोटीएज एंजाइम के थ्रू हमारे पास डिफरेंट छोटी छोटी प्रोटीन्स आ गई और ये जो छोटी छोटी प्रोटीन्स हैं ये हमारे पास रेप्लिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करती हैं, ठीक है। तो पॉलीप्रोटीन सिंथेसिस बेसिकली इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इसने हमारे पास प्रोटीन को बनाने की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी, ठीक है। पॉलीप्रोटीन बनी, प्रोटीएज ने अपने ही अंदर जो थे वो कटिंग साइट्स को रिकग्नाइज करके कट क्रिएट कर दिए, यानी एफिशिएंसी ऑफ मेकिंग अ नंबर ऑफ द प्रोटीन्स और अ लार्ज नंबर ऑफ द प्रोटीन्स वाज increased by the action of protease enzyme which was present in the polyprotein, ठीक है। तो यहाँ से हमें इसकी इम्पोर्टेंस का भी अंदाज़ा हो जाता है। अब हम चलते हैं अगली स्ट्रैटेजी की तरफ।
जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है लीकी स्कैनिंग, ठीक है। तो अब हमारे पास इस केस में बेसिकली ये होता है कि कभी कभार वायरसेस के जो इनिशिएशन साइट्स हैं वो ओवरलैप्ड होती हैं, ठीक है। यानी जो रीडिंग फ्रेम्स है दूसरे लफ्ज़ों में वो ओवरलैप होते हैं। जिस तरह इसमें फर्स्ट रीडिंग फ्रेम ये AUG1 से लेकर ये UAA1 तक है, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग फ्रेम AUG1 से लेकर UAA1 तक है, और जो सेकेंड रीडिंग फ्रेम है जो कि पहले के साथ ओवरलैप है वो AUG2 से लेकर UAA2 तक है। यानी इनिशिएशन कोडोन AUG है, एंड कोडोन UAA है। पहला रीडिंग फ्रेम ये 1 से 1 और दूसरा रीडिंग फ्रेम ये 2 से 2, और ये दोनों रीडिंग फ्रेम ब्लू और ग्रीन में ओवरलैप्ड हैं। तो अब होता क्या है नॉर्मल केस में, तो हमारे पास ऑब्वियसली यही होगा कि जो राइबोसोमल यूनिट है वो फर्स्ट रीडिंग फ्रेम पर आकर जुड़ेगा, ठीक है, जो मैसेंजर आरएनए पर है AUG1 पे जुड़ेगा और वो UAA तक, एक मिनट में एरो लगा लेती हूँ, UAA तक जो है वो ट्रांसलेशन करेगा और हमारे पास नॉर्मल प्रोटीन आ जाएगी, ठीक है। लेकिन बाज़ केसेस में लीकी स्कैनिंग के केस में ऐसा होगा कि जो फर्स्ट रीडिंग फ्रेम है AUG उसके इर्द गिर्द कुछ ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स होंगे जो कि कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देंगे, जिसकी वजह से राइबोसोम इधर आना प्रेफर नहीं करेगा। तो जो है वो राइबोसोम कहेगा चलो ये नहीं तो ये सही, तो वो इसकी बजाय जो है AUG2 यानी सेकेंड रीडिंग फ्रेम पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो शिफ्ट होने के बाद वो सेकेंड रीडिंग फ्रेम पर आएगा, तो वो AUG2 से लेकर जो UAA2 तक है, जो ऊपर वाला ओवरलैप एरिया है, इसको ट्रांसलेट करेगा, ठीक है। हमने जो ग्रीन कलर में शो किया था, तो उसके नतीजे में वो दूसरी प्रोटीन बनाएगा। इसका नाम हम प्रोटीन 1 रख देते हैं, इसका 1*2 रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ओवरलैप्ड रीजन से जो है वो बन रही है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास दो तरह की जो थी डिफरेंट प्रोटीन्स बनी। तो आप लोग देख रहे हैं किस तरह वायरस का जीनोम तो स्मॉल है, लेकिन वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज और डिफरेंट मैकेनिज्म यूज़ कर रहा है, जिसके नतीजे में वो डिफरेंट किस्म की प्रोटीन्स बना पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि दो रीडिंग फ्रेम थे जो कि ओवरलैप थे, ठीक है। पहले तो नॉर्मल केस में एक रीडिंग फ्रेम जो था वो ट्रांसलेट हो रहा था, लेकिन कभी कभार पहली रीडिंग फ्रेम में कुछ ऐसी डिस्टॉर्शन आ गई कि वो जो था वो AUG1 से AUG2 पे शिफ्ट हो गया और उसने दूसरा रीडिंग फ्रेम जो था वो ट्रांसलेट किया और हमारे पास एक अलग तरह की प्रोटीन आई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी सेकंड लास्ट स्ट्रेटजी है वो है री इनिशिएशन और ट्रांसलेशन, कि एक बार हमारा जो ओपन रीडिंग फ्रेम 1 है, ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ वो, ठीक है, और यहाँ तक आ गया, यानी ये जो स्टॉप कोडॉन यहाँ पे था वहाँ पे आ गया, वहाँ पे हमारे पास एक री इनिशिएशन मोटिव भी प्रेजेंट था, ठीक है। तो जब एक बार ट्रांसलेशन हो गई, यहाँ तक पहुँच गई, तो क्या हुआ जी, ट्रांसलेशन तो टर्मिनेट हो गई, यानी रुक गई, बड़ा राइबोसोमल यूनिट उतर गया, लेकिन किसी वजह से या फिर मोटिव के सिग्नल की वजह से छोटा राइबोसोम अभी उधर ही है, क्योंकि उसने महसूस कर लिया कि यहाँ पे कोई री इनिशिएशन मोटिव मौजूद है, ठीक है। तो उस छोटा जब वहाँ लगा रहा तो दोबारा जो था वो हमारे री इनिशिएशन के सिग्नल आए जीनोम के अंदर, और बड़ा दोबारा वापस आ गया अपनी जगह पे कि जी यहाँ से हमने दोबारा से ट्रांसलेशन स्टार्ट करनी है। तो फिर जब बड़ा वाला राइबोसोमल यूनिट आके जुड़ गया, तो फिर दोबारा जो हमारा सेकंड फ्रेम था जो कि मोटिव के बाद है, वो जो है हमारा इधर से ट्रांसलेट होना स्टार्ट हो जाएगा ORF2 सेकंड रीडिंग फ्रेम, ठीक है। तो इधर हमने देखा कि किस तरह दो रीडिंग फ्रेम जो थे वो एक री इनिशिएशन मोटिव के ज़रिए से अटैच हो गए, जिसकी वजह से हमारे पास जो थी वो प्रोटीन जो है बनी हमारे पास, और यहाँ पर ट्रांसलेशन स्टॉप होने की बजाय जो थी वो री इनिशिएशन मोटिव के सिग्नल्स की वजह से वो दोबारा से स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास किस तरह डिफरेंट किस्म की प्रोटीन्स जो थे वो सिंथेसाइज हुई, और ये मैकेनिज्म बेसिकली कॉमन है टोटी वायरस में, पैरामिक्सो वायरस में और ऑर्थोमिक्सो वायरस में, ठीक है। अब हम चल रहे हैं लास्ट स्ट्रेटेजी की तरफ जी। तो आज की वीडियो की लास्ट स्ट्रेटेजी हमारे पास है सुप्रेशन ऑफ टर्मिनेशन। इसमें हमें सुप्रेशन मीन्स कि वो रोक देगा किसको, टर्मिनेशन को। अब टर्मिनेशन ही रोकना है, सुप्रेशन भी रोकना है, इसको आप ये लेंगे कि वो ट्रांसलेशन को रुकने से रोकेगा, यानी वो कहेगा ट्रांसलेशन तुम ना रुको, तुम मतलब चलती जाओ, तुम क्यों रुक रही हो, इस तरह का केसेस में होगा। तो अगर हम ये सारे स्टॉप कोडोन्स की बात करें तो जब UAA आएगा तो हमें 100% जो है वो हमारी ट्रांसलेशन टर्मिनेट हो जाएगी। लेकिन अगर स्टॉप कोडोन UAG या UGA होगा तो इस केस में 100% चांसेस नहीं है टर्मिनेशन के, बल्कि कुछ कम चांसेस हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि नॉर्मल केस में तो जब AUG से ट्रांसलेशन स्टार्ट हुई, चली 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 UAG आ गया जो कि स्टॉप कोडोन है, तो नॉर्मल केस में तो वो यहाँ पे ट्रांसलेशन टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है, और जो है वो हमारी प्रोटीन सिंथेसाइज होगी। लेकिन कुछ केसेस में या कुछ वायरसेस में ऐसा भी होता है, क्योंकि हमने भी कहा ना कि इस केस में 100% चांस नहीं है टर्मिनेशन का, तो इसलिए कुछ केस में ऐसा भी होता है कि जब AUG से ट्रांसलेशन स्टार्ट हुई
अब UAG भी आ गया तो वो उस जो है स्टॉप कोडॉन पे रुक नहीं रहा, बल्कि उससे आगे वाला जो सीक्वेंस है यानी CAA उसको ट्रांसलेट कर रहा है, ठीक है। और एंड पे जाके जब UAA जिससे 100% टर्मिनेशन होनी है वहीं पर जाकर रुक रहा है, ठीक है। यानी दरमियान में जिसमें लेस चांसेस है टर्मिनेशन के वो वाले न्यूक्लियोटाइड्स भी आए, बल्कि प्रोटीन ने उसको जो था वो इग्नोर कर दिया और उसने इसको छोड़ के उससे अगले वाले भी जो थे हमारे पास न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस प्रेजेंट थे ये वाले, ठीक है, उसको भी जो था वो अपने रीडिंग फ्रेम में ट्रांसलेट कर लिया। तो इस तरह ये हमारे पास रीडिंग फ्रेम 1 था, ये रीडिंग फ्रेम 2 था। तो ये दोनों रीडिंग फ्रेम में जब ये वाला यहाँ पर स्टॉप नहीं हुई टर्मिनेशन बल्कि अगला भी ट्रांसलेट हो गया तो ये हमारे पास फ्यून प्रोटीन बनी, ठीक है। दोनों रीडिंग फ्रेम्स की ट्रांसलेशन से हमारे पास एक फ्यून प्रोटीन बनी, ठीक है। ये केस एक पिछली बार भी था कि जब हमारे पास शंटिंग होती है ना, तो अब यहाँ पे भी ये पॉसिबल है कि जब यहाँ से राइबोसोम जंप करके वहाँ जा रहा है, स्लिप होके उधर जा रहा है, तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि दोनों रीडिंग फ्रेम्स की एक फ्यून प्रोटीन बने, ठीक है। यानी दोनों रीडिंग फ्रेम से जो भी प्रोटीन बननी है, ठीक है, वो मिक्सअप हो, एक ही प्रोटीन हो और उसमें दो प्रोटीन जो हैं वो आपस में फ्यूज़ हुए हों। या फिर ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि दोनों रीडिंग फ्रेम्स के दो अलग अलग प्रोटीन्स बने, ठीक है जी। तो ये राइबोसोमल शंटिंग की दो पॉसिबिलिटीज़ थी कि वो फ्यून प्रोटीन भी बना सकता है, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि दोनों रीडिंग फ्रेम्स की प्रोटीन अलग अलग बने, ठीक है जी। तो इस तरीके से आज हमने जो थी आज की वीडियो में डिफरेंट ट्रांसलेशन स्ट्रेटजीज डिस्कस की, ठीक है। हमने राइबोसोमल शंटिंग, इंटरनल इनिशिएशन, मिथ्योनिन इंडिपेंडेंट इनिशिएशन, पॉलीप्रोटीन सिंथेसिस, लीकी स्कैनिंग, री इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन और एट लास्ट हमने जो था वो सुप्रेशन ऑफ टर्मिनेशन पढ़ी, ठीक है। इसको डिस्कस किया, इसको समझा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच। शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।